हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा खंड लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जो मैंने देखा है कई बच्चे प्रश्न भी करते हैं, समस्या भी उनके सामने रहती है। मैंने देखा है कई बच्चे कोचिंग से कोचिंग एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग भ्रमण करते रह जाते हैं, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं मिल पाता है क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा टफ भी होता है और देखा जाए तो सब टीचर इसको गेन भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज, जिस चैप्टर का नाम है सिंथेसिस। इस चैप्टर को बताने से पहले, इस चैप्टर की पोल खोलने से पहले, इस चैप्टर का पर्दाफाश करने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमियां हैं जिस पर हम पैर रखकर खड़े होंगे, उस पृष्ठभूमि को सर्वप्रथम हम देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस चैप्टर के साथ और मेरे साथ और इस चैनल के साथ लगे रहेंगे तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज में, इस सिंथेसिस नामक चैप्टर में माहिर हो जाएंगे, तय है। ठीक है, तो आप इसका वीडियो मुझे लगता है लगभग 10 से 12 वीडियो पढ़ सकता है, 20-20, 22-22 मिनट का, 18 से 20-22 मिनट का पढ़ सकता है। तो आप उस 10 से 12 वीडियो में, ठीक है, 10 या 12 वीडियो में आप माहिर हो सकते हैं सिंथेसिस के बारे में, और ऐसा पढ़ेंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बस ये है कि आप क्रम से पढ़ें, नहीं समझ में आप दोबारा पढ़िए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं नीचे उत्तर दूंगा। ठीक है, आपके समस्या का निदान मैं पूर्णतः लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब हम इसके पृष्ठभूमि का आज हम इसके मुख्य चैप्टर पर नहीं चलेंगे, मुख्य बिंदु पर नहीं चलेंगे, लेकिन जो मुख्य बिंदु से पहले जो होता है आधार भूमि, उस पर हम चलेंगे। सर्वप्रथम इसके आधार भूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, हमको पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम है समय का बचत हो, इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया है। ठीक है, समय के बचत के लिए। ठीक है, तो आप देखिए सिंथेसिस आपका चैप्टर है। सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन। सिंथेसिस मींस क्या होता है? टू कंबाइन। सिंथेसिस मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। टू कंबाइन, जोड़ना। अब देखिए, जैसे सिंथेसिस होता है, एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे कोई वाक्य दे दिया, उस वाक्य के एक एक खंड को निकाल के उसका अर्थ से और अर्थ विस्तारित करते जा रहे हैं। और सिंथेसिस क्या होता है कि कई वाक्य हैं उसको हम एक जोड़ रहे हैं, और एनालिसिस क्या होता है, एक वाक्य उसको हम जोड़ के, मतलब उसको तोड़ के हम अलग कर रहे हैं। तो एनालिसिस सिंथेसिस का ऑपोजिट हो गया। एनालिसिस का मतलब होता है किसी वाक्य को उसके एक एक खंड को निकाल के अलग करना। ठीक है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको एक एक खंड को निकाल के अलग करना। और सिंथेसिस का मतलब होता है कि कई सेंटेंस हैं, उनको सेंटेंस को एक में जोड़ना, एक ही में लाना। वाक्य अर्थ वही कहेगा, भाव वही रहेगा, सब कुछ वही कहेगा, मुख्य बातें उसमें शामिल रहेंगी, लेकिन सबको जोड़कर एक में कंबाइन कर देना। तो हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस। सिंथेसिस को हम टू कंबाइन कहते हैं। ठीक है, जोड़ना। देखो, सिंथेसिस का मैंने परिभाषा आप लिखा है, सिंथेसिस इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन two or more than two sentences into one sentences without changing its sense। देखिए, सिंथेसिस इज ए टर्म, सिंथेसिस एक ग्रामर का एक ऐसा टर्म होता है विच इज यूज, विच में जो इज यूज में प्रयोग किया जाता है टू कंबाइन में जोड़ने के लिए, टू कंबाइन और ज्वाइन, जो जोड़ने या मतलब टू कंबाइन या ज्वाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टू आर मोर देन, टू मतलब दो, ठीक है, टू आर मोर देन, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन सेंटेंसेस इनटू वन, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्यों में जोड़ने के लिए या एक सेंटेंस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग, विदाउट मींस बिना, चेंजिंग मींस बदले हुए, इट्स मींस द सेंस मींस विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए, द सेंस मींस भाव को ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब जो पूर्व के, जैसे 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस को मगर एक में जोड़ें तो हम एक में तो जोड़ देंगे, लेकिन उसका जो भाव होगा तीनों का, मतलब जो तीनों में कह रहा था वही भाव एक ही में कहेगा। अर्थात हम जब कंबाइन कर दिए, फिर देखिए उसको, सिंथेसिस इज ए टर्म, सिंथेसिस एक ऐसा टर्म होता है विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है टू कंबाइन, जोड़ने के लिए, ज्वाइन जोड़ने के लिए, टू दो, आर मोर देन टू, या फिर दो से अधिक सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक वाक्यों को, इनटू वन सेंटेंसेस, इनटू वन सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस में, विदाउट मींस बिना, चेंजिंग मींस बदले हुए, द सेंस मींस भाव को ऑफ द सेंटेंसेस, उस वाक्यों के भाव को बदले हुए, दो या दो से अधिक वाक्यों के अर्थ को, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस। समझ में आया? आगे देखिए, अब हम इसे बदलते हैं तो इसको बदलने के लिए मुख्यतः 3 सेंटेंस लिया जाता है। एक सिंपल होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है। एक सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है, एक देखिए, एक आप पहले समझिए कि टेंस वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? इसको हम टेंस्ड वर्ब भी कहते हैं। क्या? टेंस्ड वर्ब।
इसको आप पहले समझिए, इसको समझे बिना आप लोग तीनों सेंटेंस को नहीं समझ सकते। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जिसके माध्यम से हम टेंस की पहचान कर पाए कि वह कौन सा टेंस है। जैसे मैंने कोई वाक्य लिख दिया कि ही इज गोइंग, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका इज और इज गोइंग आपका जैसे कहें कि वर्ब हो गया, इज और गोइंग दोनों वर्ब हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब ऐसे है। जैसे मैं कहूं ही वेंट देयर, ही मिस हुआ, वेंट मिस गया, देयर मिस वहां पर। तो वेंट जो है, वेंट एक ऐसा वर्ब है जिसके माध्यम से हम पहचान कर पा रहे हैं कि टेंस कौन सा है। ही वेंट देयर, तो आपने वेंट से पहचान किया कि वेंट हमें बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, समझ रहे हैं। ही ईट्स मैंगो, तो ईट्स जो है ये भी फाइनाइट वर्ब है जिसकी मदद से हम पहचान पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब ऐसा टेंस्ड वर्ब या ऐसा वर्ब जिसकी मदद से हम पहचान सके कि ये कौन सा टेंस है, या जिसकी मदद से हम टेंस की पहचान कर सके कि कौन सा टेंस है, उसे हम टेंस्ड वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहते हैं। समझ में आया? अब तीनों सेंटेंस को आप देखिए। पहला आपका है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य होता है। इसमें क्या किया जाता है कि मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस जोड़ा जाता है। जैसे मोर देन 2 सेंटेंसेस रहते हैं, मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस रहते हैं, जैसे 2 3 4 5 कई सेंटेंस दे दे तो उन सेंटेंस को कंबाइन करके एक मिलाया जाता है, एक सेंटेंस मिलाया जाता है। इसमें बदला क्या जाता है कि इसमें जो मुख्य चीजें होती हैं इसको बदला कैसे जाता है, इसमें जो, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान, आप तीनों को पहले पहचान देखिए। सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कंपाउंड है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो। क्या हो? केवल एक फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट का मतलब केवल एक टेंस बताने वाली एक वर्ब हो, मतलब टेंस बताने वाली केवल एक ही वर्ब हो, दूसरा ना हो। उसमें दो ऐसा ना हो कि ही वेंट देयर, उसके बाद ही इज गोइंग देयर, मतलब दो टेंस्ड वर्ब ना हो, सिर्फ एक ही टेंस्ड वर्ब हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उसमें क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, समझे? दूसरा देखिए कंपाउंड। अब इसको पहला देखिए, सिंपल वाले को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस में दो टेंस्ड वर्ब रहेगा, है ना। जैसे ही केम टू मी, फुल स्टॉप, ही गिव मी दिस लेटर, तो दो है ना, तो दोनों को मैं एक में कर दूंगा, उसमें सिर्फ एक टेंस वर्ब करूंगा, एक को नॉन फाइनाइट में चेंज कर दूंगा। एक जो टेंस सेंटेंस होगा, एक सिंपल सेंटेंस के टेंस को मैं नॉन टेंस में बदल दूंगा या फिर नॉन फाइनाइट टेंस में बदल दूंगा। अर्थात उसका जो टेंस होगा, उसका जो वर्ब होगा वो टेंस नहीं बताएगा, सिर्फ काम बताएगा, अपना उद्देश्य बताएगा, और जो दूसरा होगा वो अपना टेंस बताएगा। एक को नॉन फाइनाइट में, दूसरे को फाइनाइट वर्ब में। जो मुख्य रहेगा उसको फाइनाइट वर्ब में, और जो मुख्य नहीं रहेगा, जो गौण रहेगा, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बदल देंगे। समझ में आया? ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जहां पर मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक, मोर देन 2 फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, देखिए कम से कम दो, या तो कम से कम दो हो या फिर मोर देन 2 हो। ठीक है, कम से कम दो हो, दो फाइनाइट वर्ब में दो ऐसा वर्ब हो जो दो टेंस की पहचान बताए, दो टेंस होना चाहिए, दो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, या फिर दो से अधिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें शर्त ये होता है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब आगे बता रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों में अंतर डिफरेंस आगे बताएंगे हम। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि कम से कम दो या दो से अधिक, कम से कम दो फाइनाइट वर्ब हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद वो जो हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से दोनों ऐड हो, दोनों जुड़ा हुआ, दोनों ज्वाइन हो। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें भी वही हाल है, दो या दो से अधिक, कम से कम दो फाइनाइट वर्ब हो, और या फिर दो नहीं होते तो और भी हो सकते हैं। लेकिन वो जहां पर जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जोड़ता था, वहीं पर आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जोड़ता है। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या डिफरेंस है मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर से ध्यान रखिए कि सिंपल सेंटेंस मतलब आप फिर समझिए। सिंथेसिस में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को, सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ा जाता है। इसको हम 3 सेंटेंसों के माध्यम से जोड़ते हैं। पहला आपका हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। पहला सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं कि जिसमें हम कम से कम नहीं, सॉरी, जैसे 2 3 4 फाइनाइट वर्ब हैं, 3 4 सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, उसको जोड़कर हम एक फाइनाइट वर्ब बदल देंगे। एक ऐसा वाक्य लिखेंगे जैसे पहला कोई वाक्य रखा, 2 3 4 वाक्य लिखा गया, उसमें 4 5 फाइनाइट वर्ब आएंगे। उन 4 5 फाइनाइटों को मिला करके हम एक ऐसा फाइनाइट वर्ब बनाएंगे कि जो हमारा टेंस वर्ब बताए, जो टेंस बताए, बाकी सबको नॉन फाइनाइट में चेंज कर देंगे। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही टेंस वर्ब हो, जिसके माध्यम से टेंस की पहचान कर सके, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और कंपाउंड में क्या होता है कि कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब हो, 2 से अधिक भी हो सकता है, कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब हो, लेकिन वो शर्त है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो। तीसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का शर्त है, ये भी सेम है कि दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से के माध्यम से इन दोनों सेंटेंसों का जुड़ा हुआ हो। तो आप तीनों समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको, जैसे मैंने पीछे बताया, जो कोऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है, तो कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, अदरवाइज आप आगे नहीं समझ पाएंगे, बदल ही नहीं पाएंगे। तो कंजक्शन के देयर आर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग होता है और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, दोनों डिफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? वाक्य के जितने पार्ट्स होंगे, जितना भी सेंटेंस होगा, दोनों का एक अलग अलग अर्थ होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए इधर, जैसे ही केम टू मी, ही केम टू मी, फुल स्टॉप, ही गेव मी ए लेटर। वाक्य समझिए, इसमें आपका एक केम है, जिसकी वजह से आप पहचान कर पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आपका एक ऐसा गेव जो फाइनाइट वर्ब है, तो इसमें भी आप इसकी मदद से पहचान कर पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मतलब ये दो फाइनाइट वर्ब हैं। अब इसको अगर दो को एक में जोड़े और किसी एक को हम नॉन फाइनाइट में चेंज करते, एक को फाइनाइट वर्ब रहने दे, तो हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस है। अगर दोनों को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे एंड हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब ये होता है कुमुलेटिव। देखो पहले ध्यान से देखिए ऊपर, कंजक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका कुमुलेटिव का मतलब तो जोड़ बताने वाले, ऐसा कंजक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, जैसे एंड हो गया। अब इसमें एंड का प्रयोग कर सकते हैं, ही केम टू मी एंड। अगर इसमें एंड का प्रयोग कर दें, हम दोनों को जोड़ दें, ही केम टू मी एंड गिव मी ए लेटर, या फिर आप कह सकते हैं ही केम टू मी एंड ही गिव मी ए लेटर। आप दोनों वाक्यों को जोड़ दिए, है ना। अब देखिए शर्त है कि पहले अगर जोड़ते हैं हम तो वो एक ही रहता, सिर्फ उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब रहता, तो सिंपल सेंटेंस। लेकिन इसमें 2 फाइनाइट वर्ब है, ही केम टू मी, एक फाइनाइट वर्ब केम हो गया, दूसरा ही गेव मी, तो गेव दूसरा हो गया। तो 2 फाइनाइट वर्ब है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, आगे समझिए। अब कंजक्शन में जो मैंने बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पहले समझ लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है? जो दो सेंटेंस होते हैं, दोनों में अपना स्वयं अस्तित्व होता है, स्वयं डिपेंडेंसी, स्वयं के आश्रित वाक्य होते हैं। और इसमें सबऑर्डिनेट में क्या होता है? इसमें उप आश्रित वाक्य होते हैं। एक मुखिया रहेगा और एक उसका आश्रित वाक्य रहेगा, एक प्रिंसिपल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? ऑर्डिनेट रहेगा, उसमें जो आश्रित रहेगा। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लास होगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगा, समझ रहे हैं ना। इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, मतलब जो दूसरा वाक्य रहेगा पहले के बिना अपना अर्थ प्रकट ही नहीं कर पाएगा। जो मुख्य हो उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, जो डिपेंडेंट हो उसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। इधर देखिए आप, क्युमुलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ बताने में। इसमें एंड, आल्सो, एंड मींस और, आल्सो मींस भी, एज वेल मींस जैसे ही। ठीक है, दूसरा है अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताने वाले। विकल्प मतलब ये होता है कि जैसे हम हैं, आप है, दो लोग, जैसे राम है, श्याम है, तो मैं कहूँ या तो राम अच्छा है या तो श्याम अच्छा है, या फिर या तो राम 100 नंबर पाएगा या तो श्याम 100 नंबर पाएगा, या फिर मैं कहूँ राम या तो टॉप करेगा या तो श्याम टॉप करेगा। कई लोग हैं, या 2 4 5 6 लोग हैं, दोनों में से एक को मैं चुनाव करूँ, ठीक है, एक का चुनाव करूँ, तो वहां पर क्या होगा? अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प बताएगा, आपके सामने विकल्प रहेगा, या तो ए सही होगा, या तो बी सही होगा, या तो सी सही होगा, या तो फिर डी सही होगा। विकल्प की उपस्थिति रहेगी। तो उसमें वेयर, सॉरी, आइदर आर, आइदर मींस या तो इसको कहते हैं नाइदर, नार को वो कहते हैं ना तो हिंदी में। ठीक है, और मींस या, नॉर मींस ना तो। ठीक है, अदरवाइज मींस अन्यथा, इल्स मींस अन्य। ठीक है, ऐसे करके। तो ये अल्टरनेटिव है। फिर आपका तीसरा है, इसमें बताता है, तीसरा आपका एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले शब्द। क्या? विरोध बताने वाले शब्द। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले शब्द। विरोध बताने वाले जैसे बट, मैंने मेहनत किया लेकिन फेल हो गया। ठीक है, बट वहां पर प्रयोग है, लेकिन फेल हो गया, बट। ठीक है, बट फेल्ड। स्टिल मींस फिर भी, मैंने मेहनत किया फिर भी फेल हो गया, स्टिल फेल। ठीक है, येट मींस फिर भी, ओनली मींस केवल, हाउ यूर मींस जबकि। ठीक है, व्हाइल मींस जबकि, वेयर एज, ये सब क्या है? ये जो शब्द हैं किसके हैं? एडवर्सेटिव के, विरोध बताने वाले शब्द हैं। फिर चौथा आपका आता है इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले, ऐसे शब्द जो आपके परिणाम बताए। उसने अच्छा
कार्य किया, इसलिए इसलिए क्या किया, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन देयर हिज क्लास, ठीक है, उसने अपनी क्लास में पहला स्थान पाया। तो जो सो है ये आपका परिणामात्मक शब्द है, परिणामात्मक कंजक्शन है। ये आपका जहां पर इलेक्टिव का मतलब जहां पर परिणाम बताने की बात आए कि उसने मेहनत किया इसलिए वो क्या किया, क्लास में फर्स्ट आया, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, ठीक है, एंड सो इसलिए ही गॉट फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास, ठीक है। तो वहां पर सो का प्रयोग हुआ क्योंकि परिणाम बता रहे, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है इसलिए उसका परिणाम निकला कि उसने फर्स्ट रैंक आया, देयरफॉर इसलिए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब चलते हैं सबऑर्डिनेट में, जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दोनों वाक्य अपना अलग अलग अस्तित्व प्रदान करते थे, दोनों वाक्य जो है अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करते थे। वहीं इसमें क्या है, एक वाक्य डिपेंडेंट होगा, एक वाक्य आपका मुख्य होगा, एक वाक्य आश्रित होगा, एक अनाश्रित होगा जो मुख्य होगा। जिसको जो मुख्य होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, और जो मुख्य नहीं होगा, जो डिपेंडेंट होगा, उसको हम जो आश्रित होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। समझ में आया? आगे देखिए, अब देखिए हम चलते हैं सेंटेंस पे, जो आपका 3 प्रकार के सेंटेंस हैं, ठीक है। जो 3 प्रकार के सेंटेंसों के माध्यम से आपको सिंथेसिस पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपका पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा कंपाउंड, तीसरा पहला जो सिंपल है, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो पहला हम देखते हैं, अब एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिनमें हम तीनों को अप्लाई करके देखते हैं, तीनों को हम अप्लाई करके इसी में देखेंगे, ठीक है। देखिए, अब जैसे ही केम टू मी, ये पूरा वाक्य हो गया, ही केम टू मी, एक वाक्य ये है, ही गिव मी दिस लेटर, एक वाक्य ये है, ठीक है। 2 वाक्य हैं, दोनों में एक फाइनाइट वर्ब ये है, एक फाइनाइट वर्ब ये है, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ये अभी सिंथेसिस के अंदर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, अभी सिंथेसिस के अंदर ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस की पहचान है कि उसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा, क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब। लेकिन इसमें क्या है, एक तो गेव है, एक तो केम है, 2 फाइनाइट वर्ब हो गया, तब तो अप्लाई होने का। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, अब एक ही टेंस में चेंज करेंगे। कैसे बदलेंगे, पहले आप सिंपल देखिए, सिंपल में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए, नियम होता है पार्टिसिपल का, मैं आगे बताऊंगा, आप लोग जानते हैं, आप लोग दिमाग पर टेंशन जोर न डालिए, बस इतना आप जानिए कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, कैसे बदल रहा हूं उसको, ठीक है। जैसे कम है, कम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सॉरी केम है, केम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कमिंग। कमिंग, ठीक है, टू मी। अब देखिए, अब क्या आप कमिंग से किसी टेंस की पहचान कर सकते हैं, कौन सा टेंस है। इज कमिंग होता तो आप पहचान कर सकते थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आर कमिंग होता तो आप कह सकते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाज वेयर कमिंग होता तो आप कह सकते थे कि पास्ट कंटिन्यूअस है। विल बी कमिंग होता तो आप कह सकते थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर आप नहीं कह सकते कि कौन सा टेंस है, क्योंकि एक मैंने कहा ना, एक को मैं नॉन फाइनाइट में चेंज कर दूंगा, क्योंकि शर्त है सिंपल सेंटेंस की एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो ठीक है, मैं एक ही फाइनाइट वर्ब करूंगा, एक सेंटेंस को मैं आपको नॉन फाइनाइट में चेंज कर दूंगा और एक सेंटेंस को मैं फाइनाइट वर्ब में। ही कमिंग टू मी, उसके बाद ही गेव मी दिस लेटर। दिस लेटर, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड की शर्त क्या है कि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, 2 फाइनाइट वर्ब हो, कोई मतलब नहीं, 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए और दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे वाक्य है ही केम टू मी, तो लिख देंगे ही केम टू मी। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कोई प्रयोग करेंगे दोनों वाक्यों के मध्य जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, तो दोनों के मध्य एक जोड़ेंगे एंड। क्या जोड़ेंगे, एंड। एंड शब्द का मैंने प्रयोग किया, एंड कंजक्शन का प्रयोग किया मैंने, ठीक है, एंड मैंने जोड़ दिया। तो ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, एंड, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसलिए हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। ही एंड ही गेव मी दिस लेटर। दिस इसमें क्या हो गया, दिस लेटर। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तीसरा चलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में
ये भी कॉम्प्लेक्स में भी ये शर्त है कि कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग नहीं बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ, तो किसी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे जस्ट एज ही केम टू मी, जस्ट एज ही केम टू मी, उसके बाद जस्ट एज ही केम टू मी ही गेव मी दिस लेटर। समझ में आया? इसमें भी 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, लेकिन इसका जो कंजक्शन का प्रयोग किया गया है ये सबऑर्डिनेटिंग है। कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो वाक्य है ये सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। और ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं पहले वाले चैप्टर पे, पहले वाले सेंटेंस पे, जो मैंने बताया ना, सिंथेसिस को 3 सेंटेंसों के माध्यम से उसका फॉर्मेशन किया जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहला मैंने सिंपल उठाया है, थोड़ा सा आपको आज बता देते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं कितने विधियों से हम इसका निर्माण करेंगे, कितनी विधियों के माध्यम से जो कई सिंपल सेंटेंस होते हैं एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, कितने विधि उसके लिए प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग। पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो पार्टिसिपल में मुख्यतः हम तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। दूसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यदि वो पैसिव फॉर्म में हो, मतलब पैसिव वॉइस में हो, तो उसको हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं। तीसरा आपका पास्ट हो गया। तो पास्ट में जैसे कोई एडजेक्टिव है, जैसे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसको हम एज एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वाक्य हो गया कि ही बाय ए कार, इट वॉज लॉस्ट। सॉरी, ही फाउंड ए कार, ठीक है, इट वॉज लॉस्ट। He found a car, it was lost। तो क्या हो जाएगा? He found, अब ये lost यहां पर क्या है? आपका एज एडजेक्टिव प्रयोग होगा। ठीक है, He found a lost car। ठीक है, ऐसे बदल दिया जाएगा। देखिए, अब देखिए इसको, अगला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाता है। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़े, जैसे टू सी, टू वॉक, टू वॉच, ऐसा करके जब बनाएंगे तो इसमें जैसे पहले वाले जो वाक्य रहेगा, ठीक है, जो पहला वाला वाक्य रहेगा उसमें उसका जो वर्ब है उसको हम 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके पहले वाले वाक्य को नॉन फाइनाइट कर देंगे और दूसरे वाले वाक्य को वैसे रहने देंगे। तो इसमें ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, चौथे में बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। आपका सर एक बीच में छोड़ गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जब नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट नाउन, ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब तो स्वतंत्र करना। नॉमिनेटिव का मतलब होता है क्या? नाउन, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र करना, टू फ्री, स्वतंत्र करना। जब हम नाउन को स्वतंत्र कर दें, ठीक है, तो वहां पर क्या करें? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मैं समझाऊंगा, आप लोग को आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा मैंने बता दिया इन्फिनिटिव। चौथा आपका बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। मैं बताऊंगा नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। पांचवा आपका है यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन, यहां पर होना चाहिए नाउन और जिरेंड। ठीक है। छठा आपका है बाय यूजिंग कंजक्शन। कंजक्शन में एक ही शब्द केवल है जो आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, जैसे मैंने बताया कुमुलेटिव का एंड है, लेकिन एंड ही एक ऐसा कंजक्शन है जो आपका सिंपल सेंटेंस प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है, और कहाँ जुड़ेगा, किस स्थिति में जुड़ेगा, एंड वो मैं बताऊंगा। एंड सामान्यतः जो होता है प्रयोग होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, एंड का जो प्रयोग होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस में ही एंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी
कुछ जगहों पर एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वो स्थिति मैं आपको बताऊंगा जब बताने लगूंगा तो, ठीक है। फिर आपका 7वां हो गया बाय यूजिंग एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, इनका प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका 8वां हो गया बाय यूजिंग एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये सिंपल सेंटेंस के तहत मैं इतने चीजों के माध्यम से आपका पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इंफिनिटिव, ठीक है, इंफिनिटिव बाय यूजिंग नाउन आर, फ्रेज इन अपोजिशन बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर, जिरंड, उसके बाद बाय यूजिंग कंजक्शन यूजिंग एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज, उसके बाद एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके मैं आपको पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस इतना विधिवत बताऊंगा कि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपका सामान्य परिचय रहा सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं सिंथेसिस का जो पहला है पार्टिसिपल, पहले वीडियो में, हर वीडियो में आपको बताता जाऊंगा, हर वीडियो में एक एक खंड बताता जाऊंगा। तो मुझे लगता है कम से कम 10 या 12 लेक्चर लग सकते हैं, लेकिन उस 10-12 लेक्चर में आपको पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। आप चैनल के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, इससे अलगाव मत कीजिए। मैं आपका पूरा जिम्मा लेता हूँ, ग्रामर की पूरी सिलेबस का मैं जिम्मा लेता हूँ, आपका पूरा करवा के दूंगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।